नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आ जाइए, आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है लक्ष्य एकेडमी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हरियाणा जीके का एक बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम है हरियाणा का भौगोलिक परिचय। आज हम हरियाणा का भौगोलिक परिचय के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा की जो आकृति है, ठीक है, हरियाणा जो है वो कैसे, किस हिस्से में क्या है, कैसे कैसे उसके शिवालिक की पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती है, ये सारा का सारा इसमें हम कवर करेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है, शानदार होने वाला है। जुड़े रहिए टॉपिक के साथ। तो आ जाइए, शुरुआत करते हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा का भौगोलिक परिचय की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, क्या, ठीक है, तो देखिए अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, भौगोलिक परिचय की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा जो प्रदेश है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पड़ता है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ, अगर मैं भारत के मैप को अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, तो अगर मैं हरियाणा भारत के मैप को देखते हैं और इसमें हम हरियाणा को बनाने की थोड़ी वो करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कहाँ होगा हरियाणा? हमारा यहाँ पे पड़ता है हरियाणा। हरियाणा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये कौन सा पार्ट पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका उत्तर पश्चिम। क्या पड़ेगा ये? उत्तर पश्चिम। ये है उत्तर, है ना, और पश्चिम। तो हरियाणा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी भाग में, पंजाब के मैदान के दक्षिण भाग में। ठीक है देखो, अब अगर मैं इसके अक्षांश विस्तार की बात कर देता हूँ, इसके अक्षांश विस्तार की बात करता हूँ, तो अक्षांश विस्तार की अगर मैं बात करता हूँ तो अक्षांश विस्तार क्या है कि जो अक्षांश विस्तार जो है इसका वो कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, अगर मैं इसके उत्तरी अक्षांश की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? उत्तरी अक्षांश की। ठीक है जी, अगर मैं इसके उत्तरी अक्षांश की बात करता हूँ, तो उत्तरी अक्षांश की अगर मैं बात करूँ तो ये 27 डिग्री 39 मिनट तक है। 27 डिग्री 39 मिनट से, ठीक है, 30 डिग्री 55 मिनट, क्या है? 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कहाँ पे है? उत्तर की अक्षांश की अगर मैं बात, देखो एक होती है अक्षांश रेखा, ये, ठीक है, एक होती है देशांत रेखा। ये अक्षांश रेखा ये होती है जो पड़ी हुई, और देशांत रेखा ये होती है। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी अक्षांश से विस्तार की, तो वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। अगर पूर्वी देशांतर की बात करता हूं, देशांतर की, ठीक है, अगर मैं पूर्वी देशांतर की बात करता हूं तो 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब देखो, क्वेश्चन दो तरीके से पुटअप किया जाएगा आपसे, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पुटअप किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाएगा? ठीक है, देखो दो विस्तार बताए मैंने इसको, 27 डिग्री 39 से और 74 डिग्री, है ना, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में 30 का ही है, डिग्री में डिफरेंस 30 का ही रहेगा दोनों जगह। ठीक है, मिनट में डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 16 का। यहाँ पे कितने का है? 16 का। और यहाँ पे कितने का है? 8 का। अब याद हो जाएगा शायद आपका। डिग्री में कोई डिफरेंस है नहीं, डिग्री में सेम ही है, 3 का ही है। बट अगर अक्षांश में है तो 16 मिनट है, और देशांतर की बात करूं तो 8 मिनट है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, एक तो बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, गलती वहां एग्जामिनर क्या कराएगा आपसे कि ये गलती होती है पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, तो याद रखना पूर्वी देशांतर आएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ते तो हम भारत के उत्तर पश्चिम में है, बट हम पूरे विश्व की बात करें, विश्व में हमारा जो स्थान है वो भारत वाला ही स्थान देखा जाएगा जो भारत अपना भूगोल में पड़ता है। भारत की भौगोलिक स्थिति पूछ ले तो हम कहाँ पढ़ते हैं? हम भी उत्तर पूर्व में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा भी उत्तर पूर्व में ही बताया जाएगा अगर भौगोलिक विस्तार पूछा जाए, ठीक है। अगर भारत के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो उत्तर पश्चिम लेना है। ये देखो, गलती मत करना, दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा कहाँ पे है, बस इतना लिखा होगा तो उत्तर पूर्व में होगा। अगर बोले कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा भारत के कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर पश्चिम में आएगा। दोनों चीज आपकी समझ में आ गई, ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो बढ़ते हम आगे, क्या दिया है देखो, तो इसमें ये दोनों बात अगर आपको पता चल गई है तो आगे देखिए क्या है। आगे लिखा है कि हरियाणा की सीमा लगती है 5 राज्यों से।
कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। ध्यान देने की बात है, हरियाणा की जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। तो वे 5 राज्य कौन कौन से है? देखो, सबसे पहले पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है जी, पता चल गया। तो 5 राज्यों से लगती है। आ सकता है क्वेश्चन, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ लगती है। अब पूछेगा कि किस दिशा में लगती है। तो अगर मैं पंजाब की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? पंजाब की। अगर मैं पंजाब की बात करता हूं, देखो मैंने आपको बताया भी था, मैं दिखा भी देता हूं मैप से आपको। ठीक है, मैप में भी दिखा देता हूं कि हम कैसे कहाँ पे क्या पढ़ते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था। कोई बात नहीं, दोबारा फिर दिखा देते हैं। ठीक है, इस मैप को यहाँ ले आते हैं। ये देखिए जी, यहाँ ले आते हैं, यहाँ लग देते हैं इसको उठा के। ठीक है जी, अब थोड़ा सा समझो, ध्यान से समझो। देखो 5 राज्य आपके, कितने राज्य है? 5। सबसे पहले मैं पंजाब की बात करता हूँ। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको पंजाब? बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। तो ये कहाँ पड़ेगा? आप बताइए, ये कहाँ पड़ेगा? अगर ये देखो, ये नॉर्थ है, ये क्या है? नॉर्थ है ना, और ये नॉर्थ है। और ये जो पड़ता है आपका, ये कौन सा हिस्सा है? ये बताइए। ये तो उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा, ये पूरा होगा, और ये क्या होगा? पश्चिम होगा, वेस्ट, है ना। तो पंजाब कहाँ पे पड़ता है? पंजाब कहाँ पे टच करता है? उत्तर और पश्चिम। तो यही लिखा है कि पंजाब की जो सीमा लगती है ना हरियाणा से, वो कहाँ से लगती है? उत्तर पश्चिम में लगती है। कहाँ पे लगती है? उत्तर पश्चिम में लगती है। समझ में आई बात? पंजाब की जो सीमा लगती है वो कहाँ पे लगती है? उत्तर पश्चिम में लगती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, देखो हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल चोटी पे है यहाँ पे। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जब भी आएगा तो उत्तर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है वो? उत्तर में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? उत्तर में। ठीक है, उत्तराखंड कहाँ पे पड़ेगा? उत्तराखंड थोड़ा सा इधर भी है, और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ज्यादा टच करता है। देखो उत्तर प्रदेश के साथ है ना, ये वाला हिस्सा हमारा ज्यादा टच करता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ज्यादा टच करता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे है? उत्तर और पूर्व में। उत्तर और पूर्व में, उत्तर प्रदेश पूर्व में है। ठीक है, राजस्थान ये है, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान यहाँ तक भी है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करूँ तो ये दक्षिण पश्चिमी बोल देंगे, और नीचे भी पड़ता है राजस्थान। ये जो है ना यहाँ पे पलवल के यहाँ पे भी नीचे भी पड़ता है राजस्थान। तो कहाँ पे पड़ेगा? देखो लिखा भी है, पश्चिम में बोल दो या दक्षिण पश्चिम बोल दो। क्या बोल दो? दक्षिण पश्चिम। टोटली आप पश्चिम बोल सकते हो या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 5 राज्य आपके, कितने राज्य है? 5। ठीक है, 5 के 5 राज्यों का आपको बारे में पता होना चाहिए कि 5 के 5 राज्य कहाँ कहाँ से सीमा लगाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब देखो, आसानी से हम इनका जवाब दे सकते हैं, है ना। जवाब दे सकते हैं जब हम इनके एमसीक्यू करेंगे। तो आपको पता है, जब हम एमसीक्यू करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे भी पूछी जाती है जी। ठीक है, अब दो केंद्र शासित आपके, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 2। इसमें 2 केंद्र शासित और प्रदेश याद रखना। इसके अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश और है। ठीक है, एक का नाम है दिल्ली, और दूसरी का नाम क्या है? चंडीगढ़। दूसरे का नाम क्या है? चंडीगढ़। देखो दिखाई दे रहा होगा दिल्ली कहीं, ये रहा, दिखाई दे रहा है सबको? दिल्ली जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा जो है ये दिल्ली का है ना। ये जो है हिस्सा आपका दिल्ली का है, और दिल्ली जो पड़ती है, दिल्ली जो पड़ती है, दिल्ली कहाँ पड़ती है भाई आपकी? ये पड़ेगी पूर्व में। ये कहाँ पे पड़ती है? पूर्व में हमारी सीमा लगती है इसके साथ। क्या लगती है? पूर्व में। ठीक है, तो पूर्व भी बोल सकते हैं, ये फिर आप क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पूर्व। बट एग्जैक्ट जो आंसर होगा सबसे पहले आपको क्या लगाना है? पूर्व लगाना है। क्या लगाना है? पूर्व। अगर पूर्व ना मिला वहां पे, दक्षिण पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व भी आप लगा सकते हैं, बात ध्यान रखना है। ठीक है, चंडीगढ़ देखो कहाँ पे है। चंडीगढ़ कहाँ पे? छोटा सा जो है ना, ये बिंदु बना हुआ है, ये चंडीगढ़ है। यही चंडीगढ़ है आपका, ये जो बना हुआ है यही चंडीगढ़ है। ये जो बिंदु सा बना हुआ है यही चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ कहाँ पे पड़ेगा? ये आपका पश्चिम में पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पश्चिम में, या उत्तर पश्चिम, या पश्चिम या उत्तर, कुछ भी बोल सकता है। पहला प्रेफरेंस आपको रखना है उत्तर पश्चिम। कहाँ रखना है? उत्तर पश्चिम रखना है। जो पंजाब वाला है ना, क्योंकि पंजाब में ही है ये, है ना। वैसे तो हरियाणा का पार्ट है, बट पंजाब में ही है, तो इसका मतलब क्या होगा? उत्तर पश्चिम। देखो सेम है। अगर उत्तर पश्चिम ना मिलेगा तो पश्चिम देगा, वहां पे क्या देगा? पश्चिम। अगर पश्चिम भी ना होगा फिर उत्तर लगाना है। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपको पांचों के पांचों राज्य, दोनों केंद्र शासित के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में?
आपको पता चल गया होगा तो थोड़ी सी मैं मोटी मोटी बात लिख देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पंजाब की, क्या बता सकते हो पंजाब कहाँ पे पड़ेगा? आप बता सकते हो कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में। पंजाब कहाँ में पड़ता है? उत्तर पश्चिम में। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी? हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात करता हूँ? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है जी, आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश पड़ता है उत्तर में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? उत्तर में। अगर मैं बात करूं उत्तरी ही प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो आपका पड़ता है पूर्व में। कहाँ पे पड़ता है? पूर्व में। उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो पड़ता है वो उत्तर पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है। एक राष्ट्र हो रहेगा आपका राजस्थान। राजस्थान थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान वैसे तो हमारी पश्चिमी सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? पश्चिमी। ठीक है। अगर पश्चिमी ना ऑप्शन में है तो फिर वहां पे दक्षिण पश्चिम डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। क्या डालेंगे हम? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। बचा दिल्ली। दिल्ली को आप कहाँ डालोगे? दिल्ली को डालेंगे हम पूर्व में। कहाँ डालेंगे? पूर्व में। अगर पूर्व ऑप्शन में ना है फिर हम क्या डाल देते हैं वहां पे? दक्षिण पूर्व भी डाल सकते हैं। कहाँ डाल सकते हैं? दक्षिण पूर्व। चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ पंजाब वाला ही है। चंडीगढ़ पंजाब वाला ही है। अगर ये ना मिलेगा तो फिर आपको क्या डालना पड़ेगा? उत्तर डालना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना है। चंडीगढ़ का क्या डालना पड़ेगा आपको? उत्तर डालना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आई बात? अगर नहीं आई बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट में क्या दिया है? आ जाइए। ठीक है, क्या दिया है देखिए। आ जाइए, क्या लिखा है जी? हरियाणा। देखिए क्या दिया है। हरियाणा जो है, हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। ये भू आवेष्टित क्या होता है? आप सभी को पता होना चाहिए भू आवेष्टित क्या होता है। भू आवेष्टित का मतलब होता है जो लैंड लॉक्ड हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लैंड लॉक्ड कह सकते हैं। लैंड लॉक्ड इंग्लिश में समझ सकते हो। जो सतलरुद हो। क्या? सतलरुद। सतलरुद का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से, जो चारों तरफ से सतल से घिरा हो उसको सतलरुद या भू आवेष्टित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू आवेष्टित। ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 44,212। ये बात तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34 है। कितना है? 1.34% है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। क्षेत्रफल में हमारा कौन सा स्थान है? 20वां। क्षेत्रफल से रिलेटेड बात समझ में आ गई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 44,212। प्रतिशत में कितना? हम 1.34। नंबर में कौन से? हम 20वें नंबर पर है। भू आवेष्टित राज्य है। कौन सा राज्य है? भू आवेष्टित। समझ में आई बात? ठीक है जी, समझ में आ गई तो आगे आ जाइए। आगे क्या दिया है? ठीक है, क्या दिया है? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वन आवरण जो है, ये आपको बताया था वनों का टॉपिक, कितना है? 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर है। वन आवरण कितना है? 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? प्रतिशत में 3.63% है। कितना है? 3.63% है। भूगर्भिक संरचना क्या है? प्रारंभिक काल में राज्य की भूगर्भिक संरचना अस्थायी रही है। कैसी रही है भाई? अस्थायी। भू ये की कोई स्थायी नहीं है, पता नहीं है इसके बारे में, चेंज होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या दिया है देखिए। देखिए, काल की बात कर रखी है यहाँ पे। ओजोइक काल, पेलिजोइक काल, मेसोजोइक काल और सेनोजोइक काल। ठीक है, सेनोजोइक काल, इन कालों की बात कर रखी है। तो ओजोइक, ओजोजोइक काल क्या है? निर्जीव युग बोलते हैं। जब कुछ नहीं था धरती पे, सब पत्थर पत्थर सब ये पड़े थे, तो उस समय की बात, उसको क्या बोला जाता है? ओजोइक काल। ओजोइक। पेलियोजोइक, पेलियोजोइक काल में क्या है? जीवन युग का प्रथम काल है। जब जीवन युग स्टार्ट हुआ था उसको पहला काल को क्या कहते हैं? पेलियोजोइक। जो मध्य काल है मैसोजोइक। और सेनियोजोइक काल जो है, जो तीसरे जीवन युग की बात कर रहे हैं। ठीक है,
मेसोजोइक काल में, इस काल में, मध्य वाले में, मेसोजोइक काल के दौरान राज्य की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ। पूछ सकता है कि राज्य की भूगर्भिक संरचना कौन से काल में परिवर्तन देखने को मिला, तो कौन से में, मेसोजोइक में। किसमें, मेसोजोइक। सेनियोजोइक, सेनियोजोइक को दूसरा नाम क्या है, इसको हम केनेजोइक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेनेजोइक काल के दौरान राज्य में नदी, नाले, पहाड़, टीले आदि के सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। देखो पूछ सकता है, बहुत बार आया भी है क्वेश्चन, नदी नाले पहाड़ किस काल में बने हैं, तो नदी नाले जो बने हैं आपके सेनोजोइक काल में बने हैं। ठीक है, जिसको कई बार एग्जाम में केनियोजोइक के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार इंग्लिश में जो होता है ना, वो इंग्लिश में ही दे देता है, तो केनियोजोइक के नाम से बोला जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, केनियोजोइक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, क्या दिया देखो, हरियाणा राज्य घग्गर और यमुना नदियों के मध्य स्थित है। पता आपको, ये नदियों के बारे में टॉपिक मैंने आपको बताया था। अगर मैं हरियाणा को देखता हूँ तो यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, एक घग्गर नदी और एक यमुना नदी। कौन सी, एक घग्गर नदी और एक यमुना नदी। ठीक है, घग्गर नदी और यमुना नदी। जो यमुना नदी आपको बताया भी था मैंने आपको, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, जिसको चंपासर ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, बंदरपूछ चोटी, है ना। बात समझ में आ गई। ये डाक साई की पहाड़ियों से निकलती है, डाक साई, है ना, बताया था इसमें मैंने आपको। ठीक है, दोबारा लिखवाने की, बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, जो नदियों का टॉपिक कराया था उसमें सारा बताया था। ठीक है, हरियाणा के अनुसार उत्तर पूर्वी भाग में पंचकुला जिले में शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण भाग में अरावली की पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में, कौन से भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, उसमें कौन सी, पंचकुले जिले में, कौन से जिले में, पंचकुले जिले में उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की श्रेणी है। देखो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा भी है कि शिवालिक की श्रेणी हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है, तो कौन से भाग में पाई जाती है, उत्तर पूर्व भाग में पाई जाती है। दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियां, अरावली की देखो अवशिष्ट लगा इसके साथ, अवशिष्ट। अवशिष्ट का क्या मतलब होता है, जो पहाड़ टूट फूट के खत्म हो चुके हैं उनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इन दोनों उच्च भूमियों के मध्य सपाट विशाल मैदान भी है। देखो ये कह रहे हैं कि दो मैदान है यहाँ पे। ऊपर तो जो पाई जाती है वो शिवालिक की पहाड़ियां, ये क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां है। ठीक है, और जो नीचे है, नीचे वाले पोर्शन में है जो ये वाली है, ये अरावली की पहाड़ियां है। ये जो पाई जाती है उत्तर पूर्व में पाई जाती है, उत्तर पूर्व में। और ये जो पाई जाती है दक्षिण भाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण भाग में। ठीक है, पढ़ेंगे सारी सारी चीजें इनके बारे में। तो ये क्या कहता है कि गंगा और यमुना मैदान जो है वो कितना है, जो सपाट मैदान हमारे यहाँ पे, जो भौगोलिक संरचना की अगर मैं बात करूँ, वह 93.74, भौगोलिक संरचना की अगर मैं बात करता हूँ 93.74% है। कहता है कि यमुना और घग्गर का जो मैदान है ना, सपाट मैदान, हमारे यहाँ पे लगभग 94% तो क्या आपके पास मैदानी भाग है। ठीक है, और जो चट्टानी और पहाड़ी भाग है वो केवल कितना है, 3.09% है। कितना है, 3.09% है। बाकी भाग पर पानी देखने को मिलता है, रेगिस्तान भूमि देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई बात यहाँ तक। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ चुकी होगी। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया है, इस पेज पे मैंने क्या बताया मोटा मोटा। सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे नदी नालों का निर्माण कौन से काल में हुआ, नदी नालों का जो निर्माण हुआ सेनियोजोइक काल में हुआ, सेनियोजोइक, है ना। भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन कब हुआ, वो मेसोजोइक काल में हुआ। कब हुआ, मेसोजोइक में, है ना। दो पहाड़ियां पाई जाती है, एक शिवालिक की पहाड़ी और एक अरावली की पहाड़ी। शिवालिक की जो पहाड़ी पाई जाती है वो हमारे उत्तर पूर्व भाग में पाई जाती है, और अरावली की जो पहाड़ी पाई जाती है वो दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, दक्षिण भाग में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आई बात, यहीं तक ही बताइए। यमुना और घग्गर मैदान जो है वो 93.7% है। यमुना और घग्गर के बीच में जो सपाट मैदान है, और पहाड़ी मैदान कितना है,
3.09%, ये ही बताया अब तक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई है कितनी? 200 से 300 मीटर है। कितनी है? 200 से 300 मीटर। 200 से 200 मीटर से 300 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर से 300 मीटर है। ठीक है, आ जाइए, बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1973 में, वर्ष 1973 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। वर्ष 1973 में, 1973 में, ठीक है, डॉक्टर जसवीर ने, डॉक्टर जसवीर जो है, डॉक्टर जसवीर ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या क्या है? एन एग्रीकल्चर, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। एंड एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। वो 8 भाग कौन से हैं? वो 8 भाग अगर हम हरियाणा की संरचना को देखते हैं उसके अनुसार ही बांट देते हैं। देखो सबसे ऊपर क्या मिलते हैं आपको? शिवालिक की पहाड़ियां, है ना। सबसे ऊपर क्या मिलेगा? शिवालिक। शिवालिक से तली में जो आप जाओगे वहां पे मिलेंगे गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान का मतलब क्या होता है? गिरी मैंने क्या होता है? पर्वत, पाद मैंने नीचे का भाग। तो दूसरा जो भाग होगा, पहला शिवालिक है, दूसरा गिरिपाद मैदान, फिर क्या होंगे आपके? जलोढ़ मैदान, जो मैदानी भाग है, जलोढ़ मैदान। ठीक है, फिर बाढ़ के मैदान भी होंगे, कुछ बाढ़ के मैदान भी होंगे, फिर बालूमय मैदान, फिर अरावली या पथरीला प्रदेश, तरंगित रेतीले मैदान और अनकाई दलदल। ये 8 भागों में बांटा गया है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहला क्या होगा? शिवालिक की पहाड़ियां, दूसरा गिरिपाद मैदान, तीसरा जलोढ़ मैदान, चौथा जो होगा जलोढ़ मैदान के बाद आएंगे आपके क्या बोलते हैं? बाढ़ के मैदान। क्या बोलते हैं? बाढ़ के मैदान। ठीक है, बालूमय मैदान, बालूमय मैदान। फिर छठे नंबर पे क्या होंगे? अरावली के पथरीले मैदान। सातवें नंबर पे क्या होंगे आपके? तरंगित बालू युक्त मैदान, जो तरंगित रेतीले मैदान उनको। ठीक है, और लास्ट में क्या है? अनकई दलदल। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात? अगर नहीं आई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब हम पहले बात करेंगे किसकी? शिवालिक की पहाड़ी की। किसकी बात करेंगे? शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की जो पहाड़ी है, ये मैंने अभी बताया था, ये राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में 3 जिलों में पाई जाती है। केवल 3 जिले, जिसको बोलते हैं पे। इसके क्या बोलते हैं? पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पे। पे मतलब पंचकुला, ठीक है, पे मतलब पंचकुला, ये मतलब अंबाला, और वाई मतलब यमुना नगर, यमुना नगर। ठीक है जी, तो ये 3 है, बस केवल 3 जिले हैं जिसमें हमारा शिवालिक की पाई जाती है, और ये उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। ये हिमालय पर्वत की नवीनतम पहाड़ियां है। ये हिमालय पर्वत की क्या है? नवीनतम पहाड़ियां है। इनकी ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। इससे हरियाणा की मुख्य नदियां कौन कौन सी है? घग्गर, ठीक है, कौन सी नदी है? घग्गर, ठीक है, टांगरी, ठीक है, मारकंडा और सरस्वती, और यमुना नदियां निकलती है। इस भाग में सीमेंट बनाने का चूने का पत्थर सामान्यतः मिलता है। चूने का पत्थर मिलता है यहाँ से। ठीक है, इस भाग से क्या मिलता है? चूने का पत्थर भी पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है? चूने का पत्थर। ठीक है, आ जाइए। राज्य की सबसे ऊंची चोटी करो, है ना, जो कितनी ऊंची में है? 1514 मीटर। इन्हीं पहाड़ियों में है। करहो जो है इन्हीं पहाड़ियों में है, जो पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर मोरनी की पहाड़ियों में है। ठीक है जी, जो हमारी यहाँ पे एक बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इसको कहते हैं करो।
जिसकी लेंथ कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1514 मीटर, वो भी इसी पहाड़ी में है। ठीक है, राज्य में 1.67% भाग पर शिवालिक पर्वतमाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लेता है। देखो टोटल पर्वतीय मैदान कितने हमारे यहाँ पर 3.09, उनमें से 1.67 पर क्या आपका कौन से पाए जाते हैं, शिवालिक की पहाड़ी पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में होती है। पूछ लेता है राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, शिवालिक के क्षेत्र में होती है। राज्य में सर्वाधिक सदाबहार वन चीड़, देवदार, साल, खैर शिवालिक के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। मोरनी राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। अगर पूछ लेता है हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन बताइए तो कौन सा है, मोरनी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया आपको, शिवालिक की पहाड़ी में सबसे पहले उत्तर पूर्व में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, केवल 3 जिलों में फैला है। कौन कौन से, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में फैला है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है यही हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है करो, जो पंचकुला से 30 किलोमीटर मोरनी की पहाड़ियों में है। आई बात समझ में। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पे, 1.6% भाग पर है ये। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर, 1.6% भाग पर है। सदाबहार वन भी है। हरियाणा का एकमात्र जो है हिल स्टेशन है। सीमेंट बनाने का चूने का पत्थर भी यहीं पे मिलता है। ये बात मैंने आपको बताई है किसमें, शिवालिक की पहाड़ियों में। समझ में आगे बात, कर लोगे ना इसके बारे में। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई है। इनकी ऊंचाई बताई है 900 मीटर से 2300 मीटर तक है, और कुछ इसमें है नहीं। नवीनतम पहाड़ियां हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें क्या दिया है, नेक्स्ट कौन से मैदान है, गिरिपाद मैदान। क्या है, गिरिपाद मैदान के बारे में पढ़ेंगे। गिरिपाद मैदान में क्या है भाई, गिरिपाद मैदान में ये है कि भाई सबसे पहले तो सबसे पहले क्या है, ये जो है, ठीक है, देखिए ये मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिले में विस्तृत है। ये भी वहीं पर है, 3 जिलों में पाए जाते हैं ये, यमुना नदी से घग्गर नदी तक। इन मैदान को नारायणगढ़ अंबाला में घर, इन मैदान को नारायणगढ़ और अंबाला में क्या कहते हैं, घर के नाम से जाना जाता है। और जगाधरी में इनको कंधी, ठीक है, क्या कहा जाता है, कंदी कहा जाता है। इन मैदानों में बरसाती नदियां और नालों के बनाए गए गहरे गड्ढे को क्या कहते हैं, चो, क्या कहा जाता है इनको, चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चो, है ना। इन मैदानों को अंबाला में क्या कहा जाता है, घर, और जगाधरी में क्या कहा जाता है, कंदी कहा जाता है। और जो इनके द्वारा जो गड्ढे बनाते हैं, इनके जो नाले नदी वहां पे गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे, उनको क्या कहते हैं, चो कहते हैं। क्या कहते हैं, चो। इनकी ऊंचाई कितनी है, 300 से 375 मीटर है। यहाँ पर कंकर पत्थर की अधिकता मिलती है। इसे भाबर भी कहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाते हैं, भाबर। कौन से मैदान कहा जाता है, भाबर मैदान भी कहा जाता है। समझ में आई बात। तो ये कौन से मैदान हो गए आपके, गिरिपादीय मैदान हो गए। कौन से मैदान हो गए, गिरिपादीय मैदान। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट भाग कौन सा है, देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, छोटे छोटे से मैदान। अब जो था मेन इंपोर्टेंट हमने पढ़ लिया, छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा ज्यादा टाइम इतना लगेगा नहीं। सबसे पहले क्या दिया है, जलोढ़ मैदान। तीसरा मैदान की बात करें तो कौन सा मैदान है, जलोढ़ मैदान। यमुना और घग्गर के बीच का मैदान जलोढ़ मैदान कहलाता है। यह गिरिपाद मैदान से अरावली की पहाड़ियों के मध्य जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, नदियों से दूर के मैदान को बांगर और पुरानी जलोढ़ भी, और यमुना के पास वाले मैदान को क्या कहते हैं, खद्दर कहते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको एक मैप में बताया था। अगर मैं इस मैप की अगर ध्यान से देखूं, देखो तो इन 3 जिलों में, कौन कौन से में, पंचकुला और अंबाला, और ये क्या है आपका, शिवालिक, ये क्या है आपका, ध्यान दो। देखो इन 3 मैदानों में क्या पाई जाती है, आपकी पहाड़ी पाई जाती है इनमें। ठीक है जी, इनमें आपकी क्या पाई जाती है, ये पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी है ये कौन सी पहाड़ी है, सबसे पहले शिवालिक की पहाड़ी। ठीक है, इन्हीं मैदानों के नीचे यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं मैदानों के नीचे
यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 72 किलोमीटर चौड़ी गिरिपाद मैदान पाए जाते हैं। कौन से? गिरिपाद मैदान। कौन से मैदान पाए जाते हैं? गिरिपाद मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में है? यहाँ पे दो नदियां बहती है, आपको पता भी है। एक नदी यहाँ से निकलती है और ये ऐसे बहती हुई, ऐसे बहती हुई, ठीक है, और कहाँ पे इससे होती हुई यहाँ निकल जाती है। इधर से एक नदी बहती है, इसको क्या कहते हैं? यमुना नदी। क्या कहते हैं? यमुना नदी। ऐसे, है ना? तो इन्हीं के बीच में एक मैदान है, ये वाले हिस्से, ये वाले, ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं, ये वाले, ये जलोढ़ मैदान है। ये कैसे मैदान है आपके? जलोढ़ मैदान है। कैसे मैदान है? जलोढ़ मैदान है। कैसे मैदान है? जलोढ़ मैदान है। कैसे मैदान है? जलोढ़ मैदान है। ठीक है जी, ये जलोढ़ मैदान होगी। ठीक है, तो इन जलोढ़ मैदानों की बात कर रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन से की? जलोढ़ मैदान की। यमुना और घग्गर के बीच के मैदान जलोढ़ मैदान है। ये गिरिपाद मैदान से अरावली की पहाड़ियों के मध्य है। ठीक है, गिरिपाद मैदान जो है अरावली की पहाड़ियों के मध्य जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं। नदियों से दूर के मैदान को बांगर कहते हैं। जो पुरानी जलोढ़ कहते हैं, यमुना के पास वाले को क्या कहते हैं? खद्दर कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दर। देखो, देखो जो नदियों के पास वाले हैं, ये वाले, यहाँ पे भी, है ना? अगर मैं नदियों के पास वाले की बात करूं, इन वाले इलाकों की, तो इसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। और ये जो वाले हिस्से है, जो भिवानी, सिरसा, ये वाले, ये जो है तो ये भी आपके वो, इन मैदानों को क्या कहा जाता है? इन मैदानों को कहा जाता है आपका बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ये चीज आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। तो बहुत आसान सी बात थी, इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात थी नहीं। ठीक है, बाढ़ के मैदान आपको सिंपल से समझने आ गया है। यमुना और घग्गर नदियों से प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी भागों में, पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। और मारकंडा द्वारा निर्मित, देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाकर, मैं पहले बता चुका हूँ। मारकंडा जो नदी है, मारकंडा जो नदी है, उसके द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान, उसको हम क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। और घग्गर नदी के द्वारा बाढ़ के निर्माण को निर्मित को हम क्या कहते हैं? नैली। क्या कहा जाता है? नैली और एक बेट। ठीक है, मारकंडा, नाम में ही देखो, मारकंडा। मारकंडा, मारकंडा अगर कोई मार कर देगा, कर देगा, तो उसको क्या कहते हैं? भेंट। क्या कहते हैं? भेंट कहते हैं। ठीक है, घग्गर की जो बाढ़ के मैदान है, घग्गर, उसको क्या कहते हैं? नैली। क्या कहते हैं? नैली। तो दोनों बाढ़ के मैदान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे बालूमय मैदान। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आपका? बालूमय मैदान है। कौन सा भाग है? बालूमय मैदान। बालूमय मैदान, यह मैदान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा के सीमाओं के पास है। हरियाणा के सीमा के पास है। इस मैदान का निर्माण राजस्थान से गर्म हवाओं, कौन सी हवा? गर्म हवा, गर्म हवा, है ना, बालू में के द्वारा बहाकर लाई गई बालू मिट्टी से निक्षेपण से हुआ है। यह मैदान सिरसा के दक्षिण भाग से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? सिरसा के दक्षिण भाग से शुरू होता है और हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? देखो, हिसार में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में और झज्जर जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? बालूमय मैदान। कौन सा मैदान? बालूमय मैदान। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहले शिवालिक, गिरिपाद मैदान, तीसरा जलोढ़ मैदान, चौथा बाढ़ के मैदान, और पांचवा क्या? बालूमय मैदान। ठीक है, अगर मैं बालूमय मैदान की बात करूं, तो वो कहाँ पे है? वो इस वाले हिस्से में, सिरसा में, ठीक है, हिसार में, भिवानी में, ठीक है, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, इन वाले हिस्से में फैला हुआ है। कौन सा? बालूमय मैदान। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, आगे देखो, इस मैदान में कुछ निचले स्थान पर पाए जाते हैं जिनमें बरसात का पानी भर जाता है और स्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिसे बावड़ी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? बावड़ी। ठीक है, इन मैदानों में जो नीचे वाले भाग होते हैं, जिसे हवा लेके आती है, तो कुछ हवा रेत को ऊपर स्थानांतरित कर देती है, कुछ नीचे बन जाते हैं, जो गड्ढे बन जाते हैं ना जी, गड्ढे, और उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बावड़ी कहते हैं, ठूट कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ी या ठूट, ठूट या बावड़ी। क्या कहते हैं? बावड़ी या ठूट कहते हैं। ठीक है जी,
नेक्स्ट जो आपका मैदान है वो कौन सा मैदान है? तरंगित बालूमय मैदान। कौन सा मैदान है? तरंगित बालूमय मैदान की बात करेंगे। तो तरंगित बालूमय मैदान की अगर मैं बात करता हूं तो वो देखिए क्या है, लास्ट और सॉरी छठा मैदान जो है तरंगित बालूमय मैदान है। कौन सा मैदान है? तरंगित बालूमय मैदान। ठीक है, क्या है? इस मैदान का निर्माण वायु के द्वारा बालू के निक्षेपण से प्रक्रिया से हुआ है। सेम ऐसे ये भी, इसमें कहीं कहीं कटकों के मध्य गर्त भी बनते हैं जिनमें वर्षा का जल भर जाता है। इस प्रकार का मैदान राज्य के महेंद्रगढ़ में, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, भिवानी में फैले हुए हैं। तो ये भी वही मैदान है, बस इसमें तरंगित मैदान बढ़ जाते हैं, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बचे आपके केवल दो भाग, है ना, दो भाग बचे हैं और ये आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी इसी के साथ। ये जो लास्ट भाग है, ठीक है, सॉरी सेकंड लास्ट भाग है, इसका नाम क्या है? अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली का पथरीला प्रदेश ये है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? दक्षिण पश्चिम में है। देखो कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण में फैला हुआ है। तोशाम पहाड़ी भिवानी के अंदर जो है, कौन सी पहाड़ी? तोशाम। और इंदौरी पहाड़ी जो मेवात के अंदर है। इसके प्रमुख भाग है हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा भाग ढासी या ढोसी। कौन सी? ढोसी। ढोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर है, जो राज्य के कुलजातपुर गांव नारनौल महेंद्रगढ़ में है। समझ में आई बात? देखो इंपॉर्टेंट है। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है कौन सी? ढोसी की पहाड़ी, जिसको क्या कहते हैं? ढोसी की पहाड़ी, जो कहाँ पे है? कुलजातपुर गांव नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, जो 652 मीटर की है। वो 1514 मीटर की थी, ये 652 मीटर की। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे दो पहाड़ियों का जिक्र है, इंदौरी की पहाड़ी और तोशाम की पहाड़ी। समझ में आई बात? और एक क्या है? ढोसी की पहाड़ियां। ठीक है जी। इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ कांटेदार झाड़ियां और वृक्ष पाए जाते हैं। देखो शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। इन पहाड़ियों में चूना और सलेट का पत्थर निकाला जाता है। इनकी औसतन ऊंचाई 200 से 500 मीटर तक है। राज्य की एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। सुप्त ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है जो महेंद्रगढ़ के उसमें है, याद रखना भाई। ठीक है, और लास्ट जो भाग है आपका वो क्या है? आपका अनकई दलदल। क्या है? अनकनकई, अनकई दलदल। ठीक है, दलदल की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या है? देखिए अनकई दलदल की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, यह दलदल सिरसा जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एचएसएससी ने इसको पूछा है कि हरियाणा के किस भाग में अनकई दलदल पाया जाता है? सिरसा जिले में पाया जाता है। इसका निर्माण जल के अवरोध के कारण हुआ है, मतलब जल के अवरोध क्या हुआ है? जैसे जल चल रहा है और वहां पे क्या है? रेत है, रेत के अंदर सारा है कि सारा जल वहीं खत्म हो गया है, तो जल का अवरोध हो गया और वहां पे एक दलदल बन गई जिसका नाम क्या है? अनकनकई दलदल। अनकई दलदल राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है, वो यहीं पर है। नाथुसारी चोपटा राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देखो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या है? नाथुसारी, नाथुसरी चोपटा। सबसे ऊंचा करो, सबसे नीचे, सबसे नीचे कम ऊंचाई वाला नाथुसरी चोपटा। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया, ये भी पता होना चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से अगर पूछ लेता है, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जो अभी बताया था 8 भागों में, किसके अनुसार बांटा गया है? डॉक्टर जसवीर के अनुसार। 1973 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, उसमें लिखा होता किसने? किसने लिखा था भाई? अभी तो बताया मैंने। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डॉक्टर जसवीर। जिसका नाम क्या था? डॉक्टर जसवीर ने इसके बारे में लिखा था। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। 3 इकाइयां हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है कुरुक्षेत्र, पहली इकाई का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। दूसरी क्या है? जटियात। और तीसरा क्या है? भटियाना। ये भी पूछा गया है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 3 इकाइयों में। ठीक है,
कुरुक्षेत्र, जटियात, भटियाना। ठीक है, कुरुक्षेत्र इसमें पूर्व का करनाल और जींद जिले शामिल है, जो पूर्व के करनाल और जींद जिले इसमें शामिल है। जटियात क्या है, जितना हांसी, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक जी जिले शामिल। जाटों की दिक्कता के कारण इसे क्या कहा गया है, जटियात कहा गया है। क्या कहा गया है, जटियात। ठीक है, और जो लास्ट है भाई आपका वो है भटियाना। क्या है, भटियाना। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भट्टाकला के मध्य स्थित है। इसका प्राचीन काल में भाटी राजपूतों की आधिपत्य रहा है। किसके आधिपत्य रहा है, भाटी राजपूतों का। तो ये था आपका टॉपिक, इसका नाम क्या था, जिसका नाम था जी हरियाणा का, है ना, हरियाणा का भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें देखो भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, जटियात और भटियाना। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सारा का सारा टॉपिक हरियाणा का भौगोलिक परिचय मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू वो जरूर करेंगे हम। उसी से आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना आपके काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू करेंगे, इसको पढ़ना ध्यान से और फिर एमसीक्यू लगाना मेरे साथ, तो मजा आएगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं कितना पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय, गुड बाय।